बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर न्यू बुक यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल्स भी 8 थे। न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड कर दी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं जाके। और एमसीक्यूज़ की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अब एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 यूनिट ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स के जो लेक्चर्स हैं अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पे। और यूनिट नंबर 3 इसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, एजुकेशनल मेंटोर नाम से चैनल है यूट्यूब पे। आप ये जो है विजिट कर सकते हैं, आपको केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, बेस यूनिट्स क्या होते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देनी है। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है। तो इसका आंसर जो है मैंने आपके लिए लिख दिया है, मैं आपको वहीं से पढ़ा देता हूँ। आप भी वहीं से कॉपी करके इसको लिख लेना बोर्ड एग्जाम में, या जब जब भी आपको कोई एग्जाम हो, क्लास एग्जाम हो, तो आप यहीं से जो है याद कर सकते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ना चैप्टर की, उसमें भी पढ़ाया था मैंने ये। बहरहाल अब दोबारा आ गया तो जाहिर है अब इसको मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ। बेस यूनिट, सबसे पहले बेस यूनिट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स, ये बुनियादी यूनिट्स होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते इन सिस्टम इंटरनेशनल। बेस यूनिट्स आर नॉट डिराइव फ्रॉम अदर यूनिट्स एंड आर अदर यूनिट्स आर डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट। बेस यूनिट किसी से डिराइव नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट है, बल्कि इनकी बुनियाद पर दूसरे यूनिट्स हम डिराइव करते हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट, ये 7 बेस यूनिट है। कौन कौन से? इसमें एक मीटर है, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, और आखिरी जो है वो मोल है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है। डिराइव यूनिट्स वो होते हैं जो बेस यूनिट से डिराइव होंगे। डिराइव यूनिट्स आर दीज यूनिट्स, यहाँ दोज होगा, दीज लिखा गया, आर दोज यूनिट्स, ये वो यूनिट्स होते हैं विच डिपेंड ऑन द बेस यूनिट, जो कि बेस यूनिट पे डिपेंड करते हैं, मतलब बेस यूनिट से निकलते हैं। एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वन और मोर बेस यूनिट, एक या ज्यादा बेस यूनिट को कंबाइन करवा के हम डिराइव यूनिट्स बना लेते हैं। दीज यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ बेस यूनिट। सॉरी, डिराइव यूनिट की कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूटन है। ठीक है, अब न्यूटन आप देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। फोर्स है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, फार्मूला के मुताबिक है ना। अब देखिए, किलोग्राम ही बेस यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ बेस यूनिट है, और सेकंड भी टाइम का यूनिट है, टाइम भी जो है बेस क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट सेकंड है। तो देखिए ये 3 बेस क्वांटिटीज के यूनिट जुड़ के देखें एक डिराइव यूनिट बना रहे हैं। अब न्यूटन एक डिराइव यूनिट है क्योंकि वो इन बेस यूनिट से डिराइव हो रहा है। इस तरह जॉल जो है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वर्क का फार्मूला, वर्क का यूनिट होता है ना जॉल, न्यूटन मीटर। अब देखिए न्यूटन मीटर, देखिए किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, तीनों बेस यूनिट के कंबाइन होने से बना है। इस तरह वाट है, पावर का यूनिट होता है W/T, और वाट को हम जॉल सेकंड पर सेकंड भी कहते हैं। अब जॉल जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब जॉल पर सेकंड जो है इसके इक्वल होगा। अब इसमें मेन चीज हमने यही समझनी है कि जब 3, 2 या ज्यादा बेस यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें डिराइव यूनिट मिलता है। तो ये वो एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे देख लें एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर भी हमारा क्या था, बेस यूनिट। अभी हमने ऊपर देखा था कि एम्पेयर हमारा बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है। ये दो बेस यूनिट मिलके देखिए अब एक कूलम बना रहे हैं। अब कूलम चूंकि इनसे डिराइव हो रहा है बेस यूनिट से, तो इसलिए डिराइव यूनिट काउंट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन इन दी फॉलोइंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर। कितना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम रिटेन करते हैं जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं। थ्योरी में भी पढ़ लिया था कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं तो हम आंसर लिखते हुए ये देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई क्वांटिटीज हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, तो हम उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखते हैं। और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कौन सी ऐसी क्वांटिटी है ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स कम है, तो हम उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं। तो आप इसका आंसर यूं लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर। जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहे हैं कई नंबर्स को,
keep a number of significant figure in the product or quotient not more than that factors containing the least number of significant figure, जिसमें significant figure कम होने चाहिए ना, हम उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। इस तरह एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में हम क्या देखते हैं, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या ऐड हो रही है ना, उनमें हमने देखना है कि किसमें जो है कम डेसिमल प्लेसेस है। तो अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, दूसरी क्वांटिटी है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तीसरी क्वांटिटी है उसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। तो जब आप उनको ऐड कराएंगे तो उसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में आप लिखेंगे उसको राउंड ऑफ इस तरह करेंगे कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तीसरा सवाल है, हाउ वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर स्केल होता है, जाहिर बात है, एक हमने पढ़ा था, ये भी थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर में दो तरह का स्केल है, मेन स्केल, एक है वर्नियर स्केल। इनका क्या आपस में रिलेशन है, कैसे वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और उसके बाद एंड पे व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट को भी डिफाइन करना है वर्नियर कैलिपर के। रिलेशन बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, सबसे पहले तो रिलेशन लिखते हैं। इन वर्नियर कैलिपर मेन स्केल वो है जो फिक्स होता है, जो मेन स्केल है वो फिक्स होता है, जो वर्नियर स्केल है ना वो मेन स्केल के ऊपर जो है स्लाइड कर सकता है, मूवेबल होता है। मेन स्केल प्रोवाइड द प्राइमरी मेजरमेंट व्हाइल द वर्नियर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन। बाकी लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट हमें पता पड़ा हुआ है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो कि हम उससे मेजर कर सकते हैं। Least count of a vernier caliper is the smallest measurement that can be taken accurately by using vernier caliper। उसका फार्मूला होता है smallest division on main scale, उसको डिवाइड करा देते हैं total number of division on vernier scale। तो ये ऐसे करके आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद चौथा सवाल है, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको ना हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना नहायत ही आसान है, इसी के सामने मैं लिख देता हूँ 143.7। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का रूल ये होता है कि हमारा जो पॉइंट है ना पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ मतलब हमारा पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे नहीं है, वो 1 के बाद होना चाहिए। तो 1 के बाद होना चाहिए, इसका मतलब ये मैं एक आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हम पॉइंट को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर देंगे, 1.437। अब हमने पॉइंट को कितना डिजिट पीछे शिफ्ट किया है, 2 डिजिट शिफ्ट किया और राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया। जब भी आप राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में लेते हैं, तो 2 डिजिट पीछे शिफ्ट किया तो 2 प्लस होगी पावर इसकी, ठीक है। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। अब बी वाले की साइंटिफिक नोटेशन लिख लेते हैं। जो बी वाला है उसमें हमें दे दिया गया 206.4 इंटू 10⁻²। यहाँ भी देखें हमारा जो पॉइंट है ना वो अपनी जगह पे नहीं है, इसकी जगह होनी चाहिए ये 2 के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कराएंगे, राइट से लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे तो 2 + 2 पावर आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2.064 इंटू 10 की पावर कितनी होगी। अब चूंकि हमने 2 डिजिट आगे शिफ्ट कराया है पॉइंट को इस राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10⁻² पावर आनी, लेकिन ऑलरेडी देखिए 10⁻² वहाँ अवेलेबल है, तो वो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 10⁻4 ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। पांचवा सवाल है, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस। इनको करेक्ट प्रीफिक्सेस में लिखना है हमने। अब प्रीफिक्सेस का हमने टेबल पढ़ा हुआ है, तो इसको प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। अगर हम ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ना 10⁻² है, प्रीफिक्सेस में किलो जो है वो 10⁻³ होता है। तो हम किस तरह यहाँ पे 10⁻³ बना लेना, तो हम प्रीफिक्सेस में जा सकते हैं इसको लेके। तो हम यूं करते हैं कि यहाँ 10⁻³ कैसे बन सकती है, उसका तरीकाकार ये है कि अब इस वैल्यू का कहीं भी पॉइंट नहीं है, मतलब इसका पॉइंट एंड पे होगा, जिसका पॉइंट है ना वो एंड पे होता है। तो इस पॉइंट को हम 1 डिजिट पीछे शिफ्ट कराते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं ना, तो जितना लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं ना उतनी 10 की पावर लिखनी होती है। हम 1 डिजिट करा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ 3 बनाना है, तो 1 डिजिट हम कराएंगे ना तो ये बन जाएगा 58.0 इंटू 10 की पावर। अब क्योंकि 1 डिजिट आगे शिफ्ट करा है, 10 की पावर 1, 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। तो ये 7 में यूनिट्स का ग्राम है। अब हमें पता है कि 10 की पावर 3 जो है ना वो किलो होता है प्रीफिक्सेस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 58 किलोग्राम, ठीक है। तो पहला तो ये हल हो गया। दूसरा है ये 0.45 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड।
अगर आप प्रीफिक्सेस का टेबल देखें ना, तो 10 की पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है। तो हम -5 तक तो पहुंचे हुए हैं, यहाँ किसी तरह -6 बना लेते हैं। तो -6 उसी सूरत बनेगा कि हम यहाँ 10 की पावर -1 ले आए किसी तरह। तो -1 अगर हम देखें, हमारा जो पॉइंट है ना, वो हमें अलाउ कर रहा है कि हम यहाँ -6 बना सकते हैं। कैसे? हम पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, जो कि रूल होता है साइंटिफिक नोटेशन का। तो जब हम पॉइंट को, अब हम देखें, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, उलट काम कर रहे हैं, तो हमें 10 की पावर +1 नहीं लिखना होगी, -1 लिखना होगी। तो जब हम इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कराएंगे, इसका आंसर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर, अब देखिए क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट कराया, तो 10 की पावर -1 लिखनी, आगे -5 ऑलरेडी है, -1 -5 -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4.5। अब जो 10 की पावर -6 है ना, वो माइक्रो होता है। तो माइक्रो आगे सेकंड, वही वाला जो यूनिट है उसका चलता रहेगा, ठीक है। ये सेकंड यहाँ पे था। तो 4.5 माइक्रो सेकंड लॉ भी हमने इसको भी लिख लिया। अगला सवाल जो है 1.6 है, काइनेटिक एनर्जी of a body of mass m moving with speed v is given by 1/2 mv square। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया है, कहते हैं इसकी डायमेंशन लिखें। तो 1/2 mv स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, उसने कहा इस वाली टर्म की ना आप डायमेंशन लिखें। तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा। मैथ के लिए डायमेंशन होती है कैपिटल एम। डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक बड़ी तफसील से मैंने पढ़ाया हुआ है। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है, एल टी माइनस वन। तो वो एल टी माइनस वन लिखते हैं, ऊपर स्क्वायर डाल दें। अब एल टी माइनस कैसे ये आता है, एल टी माइनस वन करा देता हूँ आपको अगेन में, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। v इज इक्वल टू डी ओवर टी, वेलोसिटी का फार्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और मीटर के लिए डायमेंशन होती है कैपिटल एल, और टाइम के लिए होती है कैपिटल टी। ठीक है, ये ऊपर जाके डायमेंशन को चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, तो ये ऊपर जाके t-1 हो जाएगा, एल t-1। ठीक है, वही मैंने लिखा। तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये लेंथ के ऊपर भी है, टाइम के ऊपर भी है। तो t-2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, ये हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो उसमें एक कांस्टेंट जो है ये इग्नोर हो जाता है, तो इसको आप कर दें इग्नोर। तो बाकी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी, वो हम क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर t-2। लो जी, ये डायमेंशन आ गई। उसके बाद 7वां सवाल है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दी फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए 37 किलोमीटर। तो देखिए इसमें दोनों ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 1 से लेकर 9 तक जितने भी नॉन जीरो डिजिट है ना, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 2। तो इसको सामने लिखते जाते हैं, इसके 2 हैं। इसमें देखें 0.002953। तो अगर हम इसमें देखें, लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं ना जीरो, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये तीनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट में चले जाएंगे। बाकी ये नॉन जीरो डिजिट है, ये तो सिग्निफिकेंट होने ही होने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, इसमें देखें 7.50034 ये नॉन जीरो डिजिट होने की वजह से सिग्निफिकेंट है। बाकी हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर जीरोस राइट साइड पे आए और वो वैल्यू जो है वो पॉइंट वाली हो, पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी जीरोस होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि जीरोस भी पॉइंट के बाद आ रहे हैं। तो 6 के 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। आखिरी देखें 200.0। अब देखें इसमें भी पॉइंट वाली वैल्यू है, ठीक है। और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, ये जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आ रहे हैं 200। तो अगर पॉइंट भी आ गया, तो जिसकी वजह से सारे जीरोस क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल हमारे जो सिग्निफिकेंट बन गए हैं वो 4 बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, E इज इक्वल टू एच एफ। ये प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, एफ इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसकी डायमेंशन अभी निकाल लेते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। वेलोसिटी होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। और रेट का मतलब होता है टाइम पे डिवाइड करना, तो थीटा ओवर टी। तो हमने ये एक डायमेंशन निकालनी है ओमेगा की, और एक हमने यहाँ से डायमेंशन निकालनी है एच की। तो ई ओवर एफ आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं प्लैंक कांस्टेंट एच की। E इज इक्वल टू एच एफ, फार्मूला है हमारा E इज इक्वल टू एच एफ। तो यहां से आप एच को करें अलग,
तो H इज इक्वल टू आ जाएगा E/F, ठीक है। तो अब ये E जो है एनर्जी है, एनर्जी की वही डायमेंशन होती है जो वर्क की होती है, क्योंकि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम वर्क और एनर्जी की डायमेंशन को सेम फार्मूला से निकालते हैं F.D से, और वो कितनी आती है ml² T-2, ml² T-2। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चूंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो टाइम की डायमेंशन जो है वो t है, तो फ्रीक्वेंसी चूंकि उसका रेसिप्रोकल है तो T-1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन आ गई। अब ये अगर आपने मेरा टॉपिक नहीं समझा हुआ डायमेंशन एनालिसिस वाला, चले मैं आपके लिए जो ना एनर्जी की डायमेंशन आपके सामने भी निकाल देता हूँ, ताकि जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा, वैसे तो देखना चाहिए था वो टॉपिक, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बगैर देखिए आपके क्वेश्चन हल नहीं हो रहे। और वैसे भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में ये डायमेंशन का क्वेश्चन लाजमी आना है, उस टॉपिक को आप लाजमी देख लें। डायमेंशन एनालिसिस वाला लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, मेरी इसी चैनल की प्ले लिस्ट पे वो चैनल वीडियो अपलोड हुई है, तो मैं इसको हल कर देता हूँ आपको। खैर, फॉर्मूला होता है F.D। अब फोर्स की डायमेंशन, फोर्स होता है ma, m मैस है तो मैस के लिए कैपिटल M होती है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला v/t होता है, वेलोसिटी की lt-1, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर यूनिट होता है ना, तो लेंथ की इसकी डायमेंशन l होती है, तो क्या हो जाएगा m l/l l² T-2, ऐसे करके डायमेंशन आती है। तो देखिए अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम ये देखें, ये टाइम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ml² T, ऊपर -2 ऑलरेडी है, ये -1 जब ऊपर जाएगा ना तो +1 हो जाएगा, -2 +1 -1, तो ml² T-1 ये आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन, h की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी डायमेंशन निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी की, फार्मूला मैंने आपको बता दिया था θ/t। अब अगर देखें ये जो एंगल है ना थीटा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन होती ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये छोड़ दें 1, यहाँ लिख दें टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, ठीक है। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा T-1, ये डायमेंशन आ गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके जो है वो जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।